today's topic is mitochondria. You all might have heard about it in lower classes. Mitochondria, and it was discovered by Kolliker. कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और जैसा आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ बेसिकली पावर हाउस। यह एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी बनाता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है? दैट इज़ इन द फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट। तो उन्होंने सबसे बढ़िया जो चीज़ ली इसको डिस्कवर करने के लिए वो थी इंसेक्ट फ्लाइट मसल्स। उसके अंदर इन्होंने जो है इसको खोजा। बाद में कई नाम दिए गए। रिचर्ड आल्टमैन ने जो है इसको बायोप्लास्ट कहा, और जो फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको फिला या थ्रेड ग्रैन्यूल, फिलामेंटस ग्रैन्यूल जैसे नाम दिए। जो आजकल प्रचलन में नाम है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय कार्ल बेंडा इन 1898। हमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया को लैब में देखना है तो हमें उसे कलर करना पड़ता है। बायोलॉजी के अंदर हम कलरिंग प्रोसेस को स्टेनिंग कहते हैं। और अगर कोई चीज़ आप लिविंग फॉर्म में देखना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज़ वाइटल स्टेन। तो जो मिशालिस थे, लियोनोर मिशालिस, इन्होंने सबसे पहले जो है जेनस ग्रीन बी की मदद से इनको स्टेन किया और इसको लैब के अंदर उन्होंने स्टडी किया। जेनस ग्रीन बी इज़ अ सुप्रावाइटल स्टेन, यानी आप इसके यूज़ करने के बाद भी सेल में किसी तरह का चेंज नहीं होगा, सेल मरेगा नहीं। बेंजामिन किंग्सबरी ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का रोल जो है वो सेल रेस्पिरेशन के अंदर बताया। उन्होंने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस चीज़ को बहुत डिटेल्स में स्टडी किया ऑटो वारबर्ग ने, जिन्होंने कि गिनी पिग लिवर से जो है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स निकाली, उसको सीक्वेंस किया। इस काम के लिए इनको 1931 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। देन केलिन, डेविड केलिन जो थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम्स की खोज करी। आप आगे पढ़ेंगे भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कई तरह के साइटोक्रोम्स आयरन कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। बट अल्टीमेटली एटीपी जो बनता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंड में, उसकी खोज जो है लोमैन, फिस्के या लगेद्रा सुब्बाराव इन्होंने करी थी। और जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है एटीपी का, एटीपी इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके बारे में सारे डिटेल्स जो हैं वो फ्रिट्ज लिपमैन ने दिए थे। और इस काम के लिए फिर इनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जो इन्होंने हैंस क्रेब्स के साथ शेयर किया था 1953 में। तो एटीपी के बारे में डिटेल्स जो हैं वो किन्होंने दिए थे? फ्रिट्ज लिपमैन। जबकि खोज किन्होंने करी थी एटीपी की? लोहमैन ने। और कॉमन टर्म जो अपन बार बार यूज़ करते हैं रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह इसे अपन कहते हैं। और ये टर्म दिया था फिलिप सिगविट्स ने, जो कई तरह से इम्पॉर्टेंट है। अब अगर जनरल इसके कैरेक्टर्स देखें माइटोकॉन्ड्रिया के, आम तौर पे ये सॉसेज शेप का होता है। सॉसेज बेसिकली मीट से बने हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे पदार्थ हैं जो अपने देश में तो यूज़ में नहीं आते इन जनरल, लेकिन विदेशों में काफ़ी खाए जाते हैं। जो आप ये देख रहे हैं इसमें पिसा हुआ मीट जो है इन्होंने इस तरह से रखा हुआ है, तो ये कुछ इसी तरह से दिखाई देता है। लेकिन ग्रैन्युलर, फिलामेंटस, क्लब शेप, कई तरह के इसके शेप हो सकते हैं। साइज़ भी अलग अलग तरह का है, लेकिन जनरल जो है देखा जाता है 0.5 माइक्रॉन इसकी विड्थ है, लेंथ 1.5 से 7 माइक्रॉन। छोटे जो रिकॉर्डेड हैं ईस्ट सेल के अंदर मिले हैं, और जो फ्रॉग वगैरह के या नेक्ट्यूरस के अंडे होते हैं जो कि एम्फीबियंस हैं, उनके अंदर इसका साइज़ काफ़ी बड़ा मिला है। ये जो आप साइड में वाइट डायग्राम देख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी आप लोग जो हैं इसमें लैब में करते हैं। और इसके अंदर हम अपने चीक सेल्स को यूज़ करते हैं। चीक सेल के अंदर ये चीक सेल है, जैसे हमने किससे स्टेन किया? जेनस ग्रीन बी से। और ये जो इसमें डॉट्स आपको दिख रहे हैं, यह डॉट्स बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जैसा अपन ने कहा बदलता रहता है एज़ पर रिक्वायरमेंट, उसके अंदर जो क्रिस्टी है वो भी बदलती रहती है। तो अगर शेप साइज़ उसका चेंज हो रहा है, जैसा आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि 20 मिनट्स के अंदर ही जो है उसके कितने सारे शेप यहाँ से यहाँ तक इसने चेंज कर दिए हैं, तो इससे अपन कहते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर। यानी ये प्लास्टिक सेल ऑर्गेनल है विच कैन चेंज। और माइटोकॉन्ड्रिया मोबाइल भी है, सेल में घूमते भी रहते हैं, ज़रूरत के हिसाब से यह अपने पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। अच्छा, दो आम तौर पर इसके कन्फॉर्मेशनल स्टेजेस में मिलती है डिपेंडिंग ऑन द एडीपी। अगर एडीपी कम है तो ऑर्थोडॉक्स स्टेज के अंदर ये देखा जाता है थोड़ा सा ढीला ढाला सा होगा, क्रिस्टी ज़्यादा डिफाइंड या क्लियर दिखाई देंगे, नहीं पतले होंगे, और लेकिन फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा होगा। और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज ऐसी है जब एडीपी ज़्यादा होते हैं, ये बहुत एक्टिव हो जाता है, क्रिस्टी जो है वो क्लियर नहीं होते क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फॉस्फोराइलेशन इसके अंदर चल रहा होता है। नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिफर वाइडली फ्रॉम सेल टू सेल टाइप। अगर सेल बहुत एक्टिव है, ज़्यादा एनर्जी उसको यूज़ में है, तो फिर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जैसे कुछ नंबर्स कई बार दिए जाते हैं, तो मसल सेल्स के अंदर जो है 1900 के करीब यहाँ पर आप माइटोकॉन्ड्रिया उसमें लिखा हुआ है। या जो आरबीसी है, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते क्योंकि आरबीसी जो है वो एनएरोबिक होता है, उसमें पूरा हीमोग्लोबिन भरा रहता है और वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन खुद वह ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोट्स में होंगे, लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल एनएरोबिक है, ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर रहा है, तो आरबीसी जो है वह नहीं पाए जाएंगे। दूसरा, आरबीसी का नंबर सेल की एक्टिविटी को भी डिनोट करता है। अब जब हम इसको स्टडी करते हैं तो जैसा अपन ने कहा कि 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के करीब इसका डायमीटर है, और यदि अपन अंदर जाएं तो 4 भागों में स्टडी के हिसाब से इसको अपन बांटते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन की जो स्पेस होगी उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, और सबसे अंदर का जो फ्लूइडिश पार्ट है दैट इज़ द मैट्रिक्स। तो 4 हिस्सों में अब अपन इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, अच्छा बिफोर गोइंग इनटू द 4 पार्ट्स, आप देखें इस डायग्राम के अंदर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बता रखी है कि जो डिफरेंट पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन में देखें, फैटी एसिड इलॉन्गेशन, डीनेचुरेशन, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस वगैरह दिया हुआ है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर कई तरह के काम हैं, मैट्रिक्स में कई तरह के काम हैं, कई तरह की एंजाइम्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एक्टिविटी के लिए बहुत एसेंशियल है। बहुत सारे काम जो हैं इसके ज़रिए कंप्लीट होते हैं, संपन्न किए जाते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन वेरियस सेलुलर मेटाबॉलिज्म। द आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत हद तक सेल के मेम्ब्रेन जैसा ही होता है। इट इज़ वेरी मच सिमिलर। इसमें कुछ विशेष प्रोटीन्स हैं, जैसे पोरेंस है, टॉम्स है, सैम्स है। टॉम का मतलब है ट्रांसलोकेज ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। सैम का मतलब होता है सॉर्टिंग एंड असेंबली ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन्स। तो इस तरह के प्रोटीन्स हैं, और जो यहाँ पर देख रहे हैं एक पोरिन नाम का प्रोटीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जिसको बीटा बैरल प्रोटीन है बेसिकली, और ये इसकी पूरी जाल जैसा ये स्ट्रक्चर है। इसी को यदि अपन ऊपर से देखें तो ये ऐसा दिखाई देगा हमें। इसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें अंदर या बाहर आती जाती हैं, जैसा लिखा हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं। कुछ चीज़ें अंदर आ रही हैं, कुछ अंदर से बनी हुई बाहर जा रही हैं। उनको हमने जो है किस रास्ते से लेकर आना जाना है, पोरेंस के रास्ते से। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज पोरेंस आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इन द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन एंड इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे भी अपन इसको स्टडी करेंगे। तो ये छोटे साइज़ के बहुत सारे मटेरियल को आने जाने देता है पोरेंस। फिर इसमें टॉम्स हैं, जैसा मैंने कहा, ट्रांसलोकेज ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जो कुछ और प्रोटीन्स को जो डीएनए से है या वहाँ से आ रहे हैं वो अंदर आने दिए जाएंगे, बाहर जाने दिए जाएंगे। कुछ प्रोटीन्स को जो है चुनकर जोड़ने का भी काम यहाँ पर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो उन प्रोटीन्स को लाना और जोड़ना
सैम के ज़रिए होगा। सैम का पूरा मतलब होता है सॉर्टिंग एंड असेंबली मशीनरी, ठीक है। तो पोरेन, स्टॉर्म, सैम्स आर द structures or proteins which are present in outer membrane of gram negative and chloroplast membranes along with the mitochondrial membrane। अच्छा, एक जो प्रोटीन या एंजाइम है जो आउटर मेम्ब्रेन की यूनिक एंजाइम है जो कहीं और नहीं पाई जाती, वो है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज बेसिकली जो एमिनो ग्रुप है उसके ऑक्सीडेशन से रिलेटेड होती है, कई तरह के काम करती है, और विशेष रूप से जब ज़रूरत होती है तब न्यूरोट्रांसमीटर को यह इनएक्टिवेट करने का भी काम करती है। यानी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन मैसेज ले जाने वाले। अब अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसीलिए जो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज या MAO है जिसे हम कह रहे हैं, it is studied, it is analyzed in various disorders related with the psychological problems, neurological problems, उसके अंदर इसको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द इनर मेम्ब्रेन। अब जो इनर मेम्ब्रेन है हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्पल या पिंक कलर से स्टेन किया हुआ ये सारी, ये वाला, और ये अंदर की तरफ मुड़ जाना इसका जो है इनफोल्ड बनाता है। इनफोल्ड के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है लगभग 5 गुना, अगर ये प्लेन होती उसकी तुलना में 5 गुना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ गया। और इसके अंदर फिर बहुत सारी एंजाइम्स रखी जाएगी। इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो प्रोटीन्स है IMPs, उनको रखा जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड जो भी अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और जो इनफोल्ड्स हैं उसे अपन ने कहा क्रिस्टी। क्रिस्टी भी काम के हिसाब से अपने आकार प्रकार को बदलती है। सेल अगर एक्टिव है ज़्यादा क्रिस्टी मिलेंगे, ज़्यादा बड़े होंगे। सेल कम एक्टिव है, जैसे आप फर्स्ट वाले में देख रहे हैं, क्रिस्टी का साइज छोटा हो जाता है। तो नंबर, शेप, साइज ऑफ क्रिस्टी इज़ कोरिलेटेड विद द सेल्यूलर एक्टिविटी या ATP जनरेशन। अच्छा, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इट इज़ रिच इन वेरियस एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, प्रोटॉन पंप्स हैं, परमिएज एंजाइम्स हैं। इसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल्स हैं, ADP, फॉस्फेट और ATP जनरेशन से रिलेटेड जो मशीनरी है उनके कंपोनेंट सब इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनर मेम्ब्रेन का कंपोजिशन इज़ वेरी मच सिमिलर टू द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। अब याद करो, अपन ने आउटर मेम्ब्रेन पढ़ी। आउटर मेम्ब्रेन का कंपोजिशन कैसा था? यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की तरह, अपने सेल मेम्ब्रेन की तरह। और इनर का कैसा है? बैक्टीरिया की तरह। देयर इज़ अगेन जो परमिएबिलिटी है उसमें भी अंतर है। बाहर की मेम्ब्रेन काफ़ी परमिएबल होती है, अंदर की मेम्ब्रेन कम परमिएबल है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है। इसका मतलब अंदर जो काम होना है उसका प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, ताकि किसको आने देना है अंदर मैट्रिक्स तक, किसे नहीं आने देना है यह गवर्न किया जाएगा, राइट। एंड अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इज़ देयर, जैसे हमने कहा कार्नेटिन। कार्नेटिन जो है वो फैटी एसिड्स को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर आता है। आप आगे पढ़ेंगे भी सही कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है उसे मेटाबॉलिक मिल कहते हैं। कई तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है। तो बाहर से उस लंबे चेन के फैटी एसिड को लेकर आने का काम कार्नेटिन करता है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अनदर वेरी यूनिक फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन इज कार्डियोलिपिन, जिसे कई बार कैलकाटा एंटीजन भी कहते हैं। कार्डियोलिपिन इतना ज़्यादा मिल रहा है हमें इनर मेम्ब्रेन के अंदर, दैट कंस्टिट्यूट्स नियर अबाउट 20% ऑफ द लिपिड कंपोजिशन ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंड इंटरेस्टिंगली इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया के जैसा ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऐसा माना जाता है कि जब ये बाहर निकलता है कार्डियोलिपिन तो उसके कारण कई बीमारियां और एपोप्टेसिस होता है सेल की प्रोग्राम्ड डेथ, तो एबनॉर्मेलिटी क्रिएट करने में भी यह इम्पॉर्टेंट है। कार्डियोलिपिन इसीलिए कहा गया क्योंकि ये सबसे पहले मसल्स ऑफ हार्ट
हार्ट को अपन कार्डिया भी कहते हैं ना, वहाँ पर ढूंढा गया था। और बहुत सारी बीमारियाँ लास्ट में अपन देखेंगे उसके अंदर ये काम करता है। इनर मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो घटक है जिसको आपको पढ़ना है सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ, वह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन, जो अपना पूरा सिस्टम है यहाँ पर जिनको कॉम्प्लेक्स कहा गया है, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है वो एटीपी सिंथेज है, बीच में 2 मोबाइल कैरियर्स भी रहते हैं। तो यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस का काम चलेगा। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अपन अलग से एक अलग टॉपिक में स्टडी करेंगे। दिस इज़ द कॉम्प्लेक्सेस विच आर फाउंड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अभी जस्ट नॉमिनल इसको बताया है मैंने। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ऑक्सीडेशन के साथ इसको पढ़ेंगे। अच्छा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है, ये देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड को हमने क्रिस्टी कहा। तो ये जो जगह है, इस जगह को हमने क्या नाम दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पर भी बहुत एंजाइम्स हैं, यहाँ पर भी जो है फैट्स की सिंथेसिस होती है। कई मेटल आयंस जैसे आयरन है, जिंक है, मैंगनीज़ है, उनका यहाँ पर स्टोरेज किया जाता है। और यह भी सेल सिग्नलिंग में काम करेगा। जब कार्डियोलिपिन अंदर से निकल कर बाहर जाने लगता है तो वो कई डीजेनरेटिव प्रोसेस सिग्नल कर देता है। देन वी कम इन द सेंटर। सबसे अंदरूनी भाग क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, या जिसे आप क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं, जिसके ज़रिए NADH2 और FADH2 की सिंथेसिस होगी। साथ ही यूरिया की साइकिल यहाँ पर चलती है। ट्रांस एमिनेशन यहाँ होता है। ट्रांस एमिनेशन का मतलब है एमिनो ग्रुप का ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन एमिनो एसिड टू अनदर और सम अदर केमिकल। तो मैट्रिक्स जो है वो भी स्टोर करता है वेरियस मिनरल आयंस को। एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस, एसिटाइल कोलिन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, वो भी यहाँ बनता है। साथ ही साथ जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो लिपिड सिंथेसिस का कई सारे पार्ट्स यहाँ बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के समय पर भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह इम्पॉर्टेंट रहता है। मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स वगैरह के अलावा, मिनरल्स वगैरह के अलावा डीएनए भी प्रेजेंट है। अब देखें फिर से, डीएनए का स्ट्रक्चर सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, एंड अगेन इट विल रिमाइंड यू टू द बैक्टीरियल डीएनए। तो बैक्टीरिया के अंदर जैसा डीएनए है वैसे ही यहाँ पर डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए जो हैं कई सारे हो सकते हैं, एक से लेकर अनेक तक यहाँ पाए जाते हैं। और इनके अंदर जो जीन्स हैं वो जीन्स आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम सिंथेसिस से संबंधित रहती हैं। ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अपन एमटी डीएनए कहते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसके अंदर लगभग 16,569 बेस पेयर्स हैं, 37 टोटल जीन्स हैं, जो 22 आरएनएज, ट्रांसफ़र आरएनएज, 2 आरआरएनए और 13 प्रोटीन्स के लिए कोड बनाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एमटी डीएनए। इसके अलावा मैट्रिक्स में राइबोसोम्स भी हैं। अलग अलग तरह के बुक्स में आपको कुछ मिल जाएगा कि ये राइबोसोम बैक्टीरिया की तरह होते हैं, 70S राइबोसोम। लेकिन मैमल्स के लिवर सेल में और कई जगहों पर हमें 55S राइबोसोम्स मिलते हैं। तो राइबोसोम्स हैं तो लगभग बैक्टीरिया के जैसे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 55S के अंदर जो लार्जर सब यूनिट है 39S, S इज सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, स्वेटबर्ग यूनिट। छोटी वाली जो है वो 28S है। और यह भी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो ज़रूरी प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस करेगी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभी अपन ने कहा डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स है, अपने काम खुद कर लेता है कुछ हद तक। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ठीक यही चीज़ आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में भी। तो क्लोरोप्लास्ट को भी हम सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को भी, क्योंकि ये अपने कुछ काम खुद करने में सक्षम है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जस्ट लाइक बैक्टीरिया कैन डिवाइड एंड increase its number, but very interestingly it have the ability to fuse also। तो आप दोनों तरह की चीज़ें यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखें
तो जो बैक्टीरिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपस में फ्यूज़ हो गए और एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। यहाँ पर वो डिवाइड हो गए और डिवाइड होकर अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए। तो ज़रूरत के हिसाब से देयर में बी अ फ्यूजन और देयर में बी अ फिशन। फ्यूज़ हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वो मूव कर जाते हैं। ये देखिए, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम से आपको क्लियर होगा व्हाट दे आर परफॉर्मिंग। इट इज़ जस्ट लाइक अ बाइनरी फिशन। तो डिवाइड होकर एक से कई माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं। विशेषकर जब सेल डिवाइड होता है तो बड़े साइज़ का माइटोकॉन्ड्रिया जो है छोटे छोटे में डिवाइड हो जाता है ताकि स्पिंडल फाइबर्स के लिए जगह मिल सके। एंड द डिविजन इज़ वेरी मच सिमिलर टू द बैक्टीरियल सेल। यहाँ पर कोई प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज नहीं है। सिंपल डीएनए रेप्लिकेट हुआ, इधर उधर बट गया और बीच में से साइटोप्लाज्म या जो भी माइटोप्लाज्म है वह डिवाइड हो जाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी दी गई है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसी समय पर एक बैक्टीरिया जैसा जीव था जो किसी कारणवश हमारे सेल्स में, हमारे यानी यूकैरियोट सेल में आ गया और परमानेंटली अंदर रहने लग गया। उसको बड़ी बेनिफिट हुआ, हमें भी बड़ा बेनिफिट हुआ, क्योंकि एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। काम काज करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत है। तो एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी, एंडो यानी अंदर, सिम्बायोसिस दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो यह थ्योरी जो है लायन मार्ग्यूलिस नाम के इस प्रोफेसर ने दी थी। उनका कहना था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट किसी समय पर लिविंग बैक्टीरिया थे एंड बाय चांस अपन कह सकते हैं हमारे सौभाग्य से, यूकैरियोट के सौभाग्य से वो हमारे अंदर आकर रहने लगे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें ज़्यादा एनर्जी मिली, हम ज़्यादा इवॉल्व कर पाए। और उनको क्या फ़ायदा हुआ, वो अंदर रह रहे हैं, उनको खाना पीना मिल रहा है, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। सो दिस इज़ द एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी। एंड फिर जो मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट एंजाइम्स हैं। अगर किसी में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसका नतीजा जो है ख़तरनाक बीमारियों में हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो जीन्स हैं उनकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। हार्ट के अंदर, जैसा अभी अपन ने कहा था, कार्डियोलिपिन जो है अगर ये कम होने लग जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होने लग जाते हैं। तो डायबिटिक लोगों के अंदर जो हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं वो कार्डियोलिपिन एसोसिएटेड है। इसी तरह से एजिंग के लिए जो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज है, इवन कार्डियोलिपिन्स ऑल्सो, और कई और दूसरी एंजाइम्स हैं जो कि ऐसा माना गया है जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को शुरू करती हैं। तो ये सब आप मेडिकल फील्ड में पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से कई सारी एबनॉर्मलिटीज़ ह्यूमंस के अंदर देखी जाती है। इवन समहाउ इट इज़ रिलेटेड विद सर्टन टाइप ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर्स डिजीज़, उन सब के अंदर कोई ना कोई इसके एंजाइम की गड़बड़ जो है वो रिपोर्टेड है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, चूँकि इसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन वगैरह नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा या कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, तो इसका डीएनए इंटैक्ट रहता है विदाउट एनी चेंजेस। तो फीमेल के एग सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके डीएनए की स्टडीज़ को अपन इवोल्यूशनरी स्टडीज़ के लिए करते हैं। तो इवोल्यूशन के अंदर हमें ये पता पड़ जाएगा कि किस समय कौन सा चेंज वहाँ इंड्यूस हुआ, अदरवाइज़ वो डीएनए कांस्टेंट चला आ रहा है। तो इस तरह से कई माइटोकॉन्ड्रियल स्टडीज़ की मदद से इवोल्यूशनरी पजल्स को सुलझाने में मदद मिल जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया दैट यू हैव टू लर्न।